हाँ तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के तो खरीद सकते हैं। सिर्फ आपको 149 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको मिल जाएंगे 15 प्लस प्रैक्टिस सेट और प्रत्येक टेस्ट में होंगे 100 क्वेश्चन और 90 मिनट का टाइम होगा प्रत्येक टेस्ट के लिए। और आपका रिजल्ट मिल जाएगा आपको हर टेस्ट को पूरा करने के बाद। यानी जैसा कि मान लो आप कंप्लीट कर देते हैं एक टेस्ट को यानी 100 क्वेश्चन, तो उसके बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा आपके इतने % नंबर बने हैं और आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया है कौन सा गलत किया है, यानी रिस्पॉन्स की भी साथ में मिल जाएगी। और अनलिमिटेड अटैम्प्ट है, यानी आप एक टेस्ट को कितनी बार करके देख सकते हैं। तो खरीदना चाहते हैं तो लिंक दिया गया इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप पेमेंट कीजिए 149 रुपये, अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डालिए, फिर मिल जाएगी आपको ये ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट टेक्निकल एग्ज़ाम्स की। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अजियो एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, और जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीसी जनरेटर, जो कि हर भर्तियों के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीसी जनरेटर का टॉपिक पार्ट 1 सबसे पहले करेंगे, यानी सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से हमने इसके 3-4 पार्ट बना दिए। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। डीसी जनरेटर यानी दिश द्वारा जनरेटर जिसको बोला जाता है। तो उससे पहले आप सामान्य जानकारी इसके बारे में जान लीजिए क्या होता है। तो दोस्तों, जो डीसी जनरेटर होता है या दिश द्वारा जनरेटर बोलते हैं, तो वो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जनरेटर होता है डीसी जनरेटर, वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। और इसका सिद्धांत क्या कहता है चुंबकीय प्रेरण का, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाए या गतिमान किया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन हो या चुंबकीय बल रेखाएं कट जाती हो, तो उस चालक में विद्युत वाहक बल या ईएमएफ पैदा हो जाता है, जिससे कि हमें बाहर विद्युत उत्पन्न होती है। तो यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फटाफट बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी वोल्टेज उत्पादन के लिए प्रयुक्त मशीन कौन सी है इन चारों ऑप्शनों में से। अल्टरनेटर के द्वारा हम डीसी विद्युत पैदा कर सकते हैं, कंपाउंड जनरेटर या प्रेरण जनरेटर या शंट मोटर के द्वारा। कौन सा उत्तर होगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। तो डीसी वोल्टेज उत्पादन के लिए प्रयुक्त मशीन कौन सी होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कंपाउंड जनरेटर। शंट मोटर को तो हम चलाते हैं विद्युत देके, डीसी विद्युत देनी पड़ती है उसको, फिर हमें यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और कंपाउंड जनरेटर ऐसा होता है जिसको हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और विद्युत ऊर्जा यानी डीसी के रूप में हमें उत्पन्न होती है या हमें मिलती है। अल्टरनेटर के द्वारा एसी प्राप्त होती है, क्योंकि ये एसी जनरेटर बोला जाता है जिसको। प्रेरण जनरेटर नहीं होता, यानी इंडक्शन मोटर होती है, या ये तो आप सभी को पता होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। प्राइम मूवर द्वारा प्रचालित, प्राइम मूवर किसको बोलते हैं, यानी जिसको किसी मशीन के द्वारा या किसी इंजन के द्वारा किसी जनरेटर को घुमाया जाता है। तो प्राइम मूवर के द्वारा प्रचालित डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न होने वाली वोल्टेज की प्रकृति किस प्रकार की होती है दोस्तों। डीसी प्रकार की होती है या एसी प्रकार की। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जो एसी विद्युत होती है। समझ में आ गया होगा आप सभी को इस प्रकार से। और डीसी हो गया डायरेक्ट करंट, यानी सीधी या त्रिभुजाकार या वर्गाकार। कौन सा उत्तर होगा जल्दी से बताइए। प्राइम मूवर द्वारा प्रचालित डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी एसी प्रकार की होती है। यह आपको ध्यान रखना है। यानी डीसी जनरेटर तो होता है, लेकिन प्रकृति किस प्रकार की होती है, एसी प्रकार की, यानी अल्टरनेटिंग करंट पैदा होता है हमेशा जनरेटर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डीसी जनरेटर द्वारा पैदा किया गया जो ईएमएफ होता है वो अल्टरनेटिंग प्रकार का होता है दोस्तों। चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, आप सभी को पता होगा। तो जब किसी लूप के अंदर किसी चालक को घुमाया जाता है तो 180 डिग्री के ऊपर घूमता है ये तो
360 डिग्री पे घूमता है, और 180 डिग्री के बाद में आप सभी को पता है वापस सर्कल चेंज हो जाता है। चेंज होगा तो इसका मतलब जो पैदा होने वाली करंट होगी वो किस प्रकार की होगी, वो अल्टरनेटिंग प्रकार की होती है दोस्तों। ये आप सभी को नोट करना है, समझे आगे होगा आप सभी को। अगला हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, इसका आंसर होता है क्या होगा। अब बात आती है आर्मेचर लेमिनेशन की धातु कौन सी होती है। आर्मेचर लेमिनेशन की धातु कौन सी होती है दोस्तों, तांबा, पीतल या सिलिकॉन स्टील या डायमैग्नेटिक पदार्थ। यह भी कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आर्मेचर लेमिनेशन की यानी आर्मेचर को जो लेमिनेटेड किया जाता है वो किस प्रकार की धातु होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सिलिकॉन स्टील के द्वारा किया जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा। अब बात आती है आर्मेचर। तो आर्मेचर के जो खांचे होते हैं दोस्तों वो 3 प्रकार से होते हैं। यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। तो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है खुले खांचे, पूरी तरह से खुले खांचे होते हैं आर्मेचर के अंदर कटे हुए एक समान इस प्रकार से, समझे आगे होगा आप सभी को। और दूसरा होता है अर्ध बंद, यानी कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा खांचे का प्रकार नहीं है, वहां पे अर्ध खुला हुआ लिखा होता है तो वो गलत होगा। हमेशा अर्ध बंद बोला जाता है उसको, यानी आधा बंद होता है बाकी खुला हुआ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अर्ध बंद प्रकार का। तो उसमें इस प्रकार से होता है, जैसे मान लो ये आर्मेचर है तो इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पे गैप रख दिया जाता है कॉइल को डालने के लिए, बाकी अंदर से खुला होता है और बाहर से इतना बंद होता है, इसको बोला जाता है अर्धबंद खांचा। और तीसरा होता है एकदम पूरी तरह से बंद, यानी इस प्रकार से आर्मेचर के अंदर खांचे बनाए जाते हैं राउंड प्रकार के, तो इनके अंदर से कॉइल को पोना पड़ता है या उनके अंदर से कॉइल को निकालना पड़ता है दोस्तों, इसको बोलते हैं। यानी 3 प्रकार से खांचे होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना साथ में। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। अब बात आती है दोस्तों कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, क्षेत्र धारा उत्पन्न करना या आर्मेचर में उत्पन्न धारा को एक दिशीय करना, यानी एक दिशा की तरफ करना, या दिष्ट बोलते हैं जिसको हम डीसी की तरह आउटपुट निकालना, या फ्लक्स परिपथ पूरा करना, या डीसी को एसी में परिवर्तित करना। कौन सा आंसर होगा, कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया दोस्तों ये भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी आर्मेचर में उत्पन्न धारा को एक दिशीय करना एक इसका कार्य होता है, ये कम्यूटेटर का कार्य होता है। इसके बारे में एक जानकारी और देख लीजिए, कठोर कर्षित तांबे की मोटी पत्तियों को बेकलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है, ये तो आप सभी को पता होगा। कम्यूटेटर को कठोर कर्षित तांबे की मोटी पत्तियों को बेकेलाइट के आधार पर, यानी आधार किसका होता है, बेकेलाइट का, उसके ऊपर तैयार किया जाता है। यानी इनके बीच में जो कम्यूटेटर तैयार किया जाता है जब कठोर कर्षित तांबे से, तो उनके बीच में गैप रखा जाता है। सभी चालकों की जो वायर जुड़ती है उनके बीच गैप होता है, उनके बीच में अबरक भर दिया जाता है जिसको माइका बोलते हैं, समझे आगे होगा आप सभी को। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है दोस्तों लैप वाइंडिंग में बुशों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है, या P/2, यानी जितने पोल्स होते हैं उनकी आधी होती है, या 4 होती है, या 2 होती है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। लैप वाइंडिंग में बुशों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है, जितनी पोल्स की संख्या होगी उतनी ही बुशों की संख्या होगी, ये भी आप ध्यान रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है दोस्तों डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो जो डीसी जनरेटर होता है उसमें पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है, कूलाम के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा, या कोरक स्क्रू के नियम के द्वारा। तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, इसको रट लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। डीसी जनरेटर में प्रेरित यानी जो उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल होता है उसकी दिशा किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। अब जान लीजिए इसके अंदर अंगूठा क्या दर्शाता है, यानी अंगूठा अंगुली यानी जो पहली उंगली होती है और एक मध्यमा उंगली बोलते हैं हम, ये तीनों परस्पर समकोण रहती है, यानी 90 डिग्री के कोण पे रहती है। तो यहाँ पे जो अंगूठा होता है वो क्या दर्शाता है दोस्तों, ये ध्यान से देखना, ये भी पूछ लिया जाता है। तो अंगूठा हमेशा चालक की गति की दिशा, चालक की
गति की दिशा बताता है। और पहली उंगली होती है यानी फर्स्ट उंगली होती है, तो वो क्या बताती है? वो बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब बच गई मध्यमा यानी जो सबसे बड़ी उंगली होती है बीच वाली, वो क्या दर्शाती है? तो वो दर्शाती है प्रेरित होने वाले विद्युत बल की दिशा यानी ईएमएफ की दिशा। ये भी नोट कर लेना, साथ में कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है दोस्तों। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा हम किसी डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, वो मध्यमा अंगुली के द्वारा की जाती है दोस्तों। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है दोस्तों, निम्न में डीसी जनरेटर का भाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं है इनमें से? ध्रुव यानी पोल्स बोलते हैं जिसको, योक या आर्मेचर करोड़, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए, कौन सा भाग नहीं है इनमें से? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें से कोई नहीं। बाकी सभी के सभी इसके भाग हैं। योक भी इसका भाग होता है, पोल्स भी होते हैं इसके अंदर, आर्मेचर भी बना होता है करोड़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। अब बात आती है डीसी मशीनों में आर्मेचर परिभ्रमण हेतु प्रयुक्त होता है बॉल एवं रोलर बेरिंग, या बुश बेरिंग, या थ्रस्ट बेरिंग, या चुंबकीय बेरिंग। तो दोस्तों डीसी मशीनें होती है उसमें एक सापट डाली जाती है योक के अंदर, यानी एक एंड प्लेट होती है एक, तो उनके बीच सापट डाली जाती है, उसके ऊपर आर्मेचर को स्थापित किया जाता है। तो जो सापट डाली जाती है उसके अंदर कौन से बेरिंग काम में लिए जाते हैं, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन से बेरिंग काम में लिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी बॉल एवं रोल बेरिंग काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है जनरेटर के मुख्य क्षेत्र की कुंडलन हेतु प्रयुक्त चालक कौन सा होता है, यानी जो मेन वाइंडिंग की जाती है या मुख्य वाइंडिंग की जाती है, तो उसके लिए कौन सी चालक पदार्थ काम में लिया जाता है? ताम्र यानी तांबे की वायर, या मैग्नीन की वायर, या कार्बन की वायर, या लोहे की वायर। तो ये तो सभी को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। जल्दी से टाइप कर दीजिए जिसको भी आंसर पता है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी ताम्र वायर काम में ली जाती है हमेशा वाइंडिंग में। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। अब बात आती है दोस्तों डीसी मशीन के योक का निर्माण हेतु प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, या डायमैग्नेटिक पदार्थ से बनाया जाता है, या कास्ट स्टील से बनाया जाता है, या ताम्र से बनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। डीसी मशीन के जो योक होते हैं या डीसी मोटरों के जो योक होते हैं यानी डीसी जनरेटर के, तो वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं या कौन सी धातु से बनाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कास्ट स्टील से बनाए जाते हैं। यहाँ पे एक बात और नोट कर लेना दोस्तों, जो छोटी मशीनें होती है या छोटे प्रकार के डायनोमो बोलते हैं हम छोटे प्रकार के जनरेटर को, तो उनकी बॉडी होती है या योक होती है यानी छोटे प्रकार के होते हैं, उनकी किससे बनाई जाती है? कास्ट आयरन से, कास्ट आयरन। और जो बड़ी मशीनें होती है उनकी किससे बनाई जाती है? कास्ट स्टील से। या आप ध्यान से देख लेना, कई बार यहाँ पे आप चक्कर में पड़ जाते हैं। कास्ट आयरन से बनाई जाती है छोटी मशीनों की बॉडी, तो बड़ी मशीनों की बॉडी कास्ट स्टील से बनाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है दोस्तों लेमिनेशन के प्रयोग से क्या होता है। लेमिनेशन के प्रयोग से क्या होता है? लोड धारा कम हो जाती है, या भंवर धाराएं अधिक हो जाती है, या भंवर धारा हानियां कम हो जाती है, या घर्षण हानियां कम हो जाती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए, जल्दी से टाइप कर दीजिए जिसको भी आंसर पता है। लेमिनेशन यानी जो आर्मेचर होता है उसको लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इसके राइट आंसर हो जाएगा सी यानी भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने से उसके अंदर हानियां पैदा हो जाती है, इसलिए आर्मेचर को लेमिनेटेड कर दिया जाता है ताकि वो उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स का खपत ना कर सके। समझे आगे होगा आप सभी को। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है दोस्तों आर्मेचर लेमिनेशन परस्पर किस प्रकार से होते हैं? विसंवाहित होते हैं यानी इंसुलेटेड होते हैं, या विद्युतीय रूप से स्पर्श करते हैं,
या परस्पर वेल्ड कर दिए जाते हैं या कुछ दूरी पर रखे जाते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आर्मेचर लेमिनेशन परस्पर किस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी विसंवाहित होती हैं, इंसुलेटेड होते हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा, आर्मेचर को लेमिनेटेड बनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बताते हैं दोस्तों, कम्यूटेटर सेगमेंट के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी होती है। कम्यूटेटर को किस धातु से बनाया जाता है, कार्बन से, एल्यूमिनियम से, या कठोर तांबे से, या स्टील से। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। राइट, कम्यूटेटर सेगमेंट के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कठोर तांबे से बनाया जाता है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट करके बता देना। एक 4 पोल डबल लेयर जनरेटर है, 16 कुंडली है उसके अंदर। मशीन का ध्रुव पिच यानी पोल पिच क्या होगा, 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा या 16 होगा। जल्दी से बताइए, जिसको भी निकालना आता है। तो दोस्तों ध्रुव पिच निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको देखना होगा अब जो जनरेटर है वो कितने लेयर है। तो यहाँ पे देखिए डबल लेयर, यानी डबल लेयर है इसकी, और एक लेयर में इसका मतलब कितनी कुंडली है 16, तो 2 लेयर में कितनी होगी 32, और पोल्स कितने हैं 4, भाग दे दीजिए 4 का, कितना आया 8। तो इसका मतलब इसका ध्रुव पिच कितना होगा 8, यानी सी आंसर हो जाएगा। समझे आ गया होगा आप सभी को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर यहाँ पे डबल लेयर नहीं होता तो इसका आंसर कितना होता, अगर ये सिंगल लेयर होता तो 16 में 4 का भाग देते 4, इसका आंसर आ जाता। लेकिन इसमें आंसर क्या होगा इसका, सी 8 होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों एक 8 पोल वाले लेप कुंडली जनरेटर में 144 खांचे हैं, तो प्रत्येक खांचे में 6 चालक हैं, तो चालकों की संख्या प्रति पोल कितनी होगी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। एक 8 पोल वाले लेप कुंडली जनरेटर में 144 खांचे हैं, तो प्रत्येक खांचे में 6 चालक है, चालकों की संख्या प्रति पोल क्या होगी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 144 गुणा में हो जाएगा 6 बटा में हो जाएगा 8। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए, एक 8 पोल यानी 8 ध्रुव वाले लेप कुंडली जनरेटर में 144 खांचे हैं, और प्रत्येक खांचे में कितने चालक है 6, तो 144 तो खांचे हो गए, 6 चालक हैं, और बटा में दे दीजिए 8, तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि पोल्स कितने हैं आपके पास 8। तो इसी प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 8 को 144 में भाग देंगे तो कितना आएगा 18, और 18 को 6 से गुणा कर दीजिए 108, इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें कितना दे रखा है 144 गुणा में 6 बटा में हो जाएगा 8, यानी इतना ही दे रखा है। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका 108 आंसर आ जाएगा दोस्तों। समझिए आगे होगा आप सभी को। अगला हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। अब बात आती है निम्न चित्र में प्रदर्शित है, जो चित्र दे रखा है आप बताइए इसमें ये कौन सा जनरेटर है, शंट जनरेटर है या सीरीज जनरेटर है या लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है या शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए ये। तो दोस्तों कौन सा जनरेटर है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। अगर यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, ये यहाँ पे सीरीज जोड़ी गई है कुंडली, अगर ये यहाँ पे जुड़ी हुई होती इस प्रकार से तो ये कौन सा है, फिलहाल ये कौन सा है, यहाँ पे ये माइनस टर्मिनल है। तो दोस्तों ये बन गया अब शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। पहले कौन सा था, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो लॉन्ग शंट जो कंपाउंड जनरेटर होता है इसके अंदर कभी भी टर्मिनल वोल्टेज कम या ज़्यादा नहीं होती है लोड परिवर्तन के साथ, यानी इसकी टर्मिनल वोल्टेज समान रहती है, उसके ऊपर लोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, इसके ऊपर जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे इसके ऊपर लोड कम होगा वैसे वैसे इसकी टर्मिनल वोल्टेज भी कम होगी, यानी लोड के हमेशा समान अनुपाती होती है इसकी टर्मिनल वोल्टेज। ये आपको ध्यान रखना है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर की।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है दोस्तों आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से मुख्य फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या बढ़ जाता है या शून्य हो जाता है या उसका विचुंबकन एवं क्रॉस चुंबकन होता है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आर्मेचर प्रतिक्रिया यानी आर्मेचर रिएक्शन जिसको बोलते हैं हम, उसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से मुख्य फ्लक्स का विचुंबकन एवं क्रॉस चुंबकन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। तो आर्मेचर के द्वारा जो स्थापित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मुख्य क्षेत्र यानी जिसको फील्ड बोलते हैं उसके ऊपर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है उसी को आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं, यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया या आर्मेचर प्रभाव। समझे आगे होगा आपसी को। यानी जब आर्मेचर फील्ड पोल्स के चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें विद्युत वाहक पैदा हो जाता है। तो आर्मेचर को लोड से संयोजित कर देने पर उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के कारण आर्मेचर करंट यानी जिसको हम लोड करंट प्रवाहित होती है वो फलस्वरूप आर्मेचर अपना स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है और यही चुंबकीय क्षेत्र होता है जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में एक बाधा पैदा करता है जिसे आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यह भी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। डीसी मशीन के क्षेत्र का अवशेष चुंबकत्व जिसको अवशिष्ट चुंबकत्व बोलते हैं वो समाप्त होने पर पुनः चुंबकित यानी द्वारा से हम उसके अंदर चुंबकत्व कैसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। जनरेटर को कुछ समय तक शून्य लोड पर चलाकर या शंट क्षेत्र को डीसी स्रोत से संयोजित करके यानी किसी सेल या किसी बैटरी के साथ जोड़कर या शंट क्षेत्र को लघुपतित यानी शॉर्ट सर्किट करके या जनरेटर में आर्मेचर के सिरों को बदलकर। कौन सा उत्तर होगा जल्दी से बताइए इसका राइट। डीसी मशीन के क्षेत्र का अवशिष्ट चुंबकत्व यानी बचा हुआ जो चुंबकत्व होता है जिसके कारण उसके अंदर ईएमएफ पैदा होता है, अगर वही उसके अंदर समाप्त हो जाएगा तो फिर हमें उसके अंदर चुंबकत्व पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है दोस्तों, ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी शंट क्षेत्र को किसी डीसी स्रोत से संयोजित करके यानी किसी सेल या बैटरी के साथ जोड़कर उसके अंदर सबसे पहले चुंबकत्व पैदा करना पड़ेगा, उसके बाद में उसको प्राइम मूवर के द्वारा घुमाया जाएगा, उसके बाद में ही उसके अंदर ईएमएफ बनना स्टार्ट होगा। दोस्तों ये भी नोट कर लेना साथ में। अगला हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है समान ध्रुवों एवं आर्मेचर चालकों की संख्या के लिए उच्च विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगी। कौन सी वाइंडिंग करेगी, लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग जिसको तरंग बोला जाता है, या सीरीज वाइंडिंग या समांतर वाइंडिंग। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। समान ध्रुवों एवं आर्मेचर चालकों की संख्या के लिए उच्च विद्युत वाहक बल कौन सी वाइंडिंग पैदा करेगी दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी वेव वाइंडिंग करेगी। और जो लैप वाइंडिंग होती है उसके अंदर हमेशा कम विद्युत वाहक बल पैदा होता है लेकिन करंट ज्यादा होती है उसके अंदर। इसके अंदर उल्टा होता है तरंग वाइंडिंग में, इसमें धारा कम होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर, इसका उत्तर बताइए जल्दी से क्या होगा। तरंग कुंडलन जिसको वेव वाइंडिंग बोला जाता है तो उसमें औसत पिच किस प्रकार का होता है, सम होता है या विषम होता है या भिन्नात्मक होता है या विषम तथा सम दोनों प्रकार का हो सकता है। यह भी कई बार एग्जाम से पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। वेव वाइंडिंग में औसत पिच के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी विषम प्रकार का होता है। हमेशा इसके अंदर जो चालक होते हैं तो वो इस प्रकार से होंगे 23, 25, 27, 29 या 31, 33 या 13 या 17 या 15, यानी विषम संख्या में होता है, कभी भी सम संख्या में नहीं होता। ये आपको नोट करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। अब बात आती है उच्च धारा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त कुंडलन कौन सी होती है। उच्च धारा के बारे में बात की गई यहाँ पे। सबसे ज्यादा धारा कौन सी वाइंडिंग से हमें प्राप्त होती है, लैप वाइंडिंग से होती है या वेव वाइंडिंग से होती है या दोनों से ही हो सकती है या इनमें से कोई नहीं। यह तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में जिसको आंसर पता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी लैप वाइंडिंग होती है। इसके अंदर लो वोल्ट होती है और हाई करंट होता है। लैप वाइंडिंग में हाई करंट और वोल्टेज कितनी होती है, लो होती है, कम होती है। समझे आगे होगा आपसी को। यानी इसके अंदर पूछा क्या गया है उच्च धारा के लिए, तो उच्च धारा किस में होती है, लैप वाइंडिंग में होती है। निम्न धारा किस में होती है, वेव वाइंडिंग में होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर, इसका उत्तर बताइए क्या होगा।
अब बात आती है डीसी मशीन में हिस्टैरिसीस सारणी निर्भर करती है, किसके ऊपर करती है? अधिकतम फ्लक्स घनत्व पर, या प्रयुक्त लोहे के आयतन एवं उसकी ग्रेड पर, या चुंबकीय उत्क्रमण की आवृत्ति पर, या उपरोक्त सभी पर। उत्क्रमण को क्या बोला जाता है? रिवर्सल बोला जाता है दोस्तों। ये इंग्लिश में आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन, अगर आपको समझ में ना आए हिंदी में मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से बताइए। डीसी मशीन में हिस्टैरिसीस सारणी किसके ऊपर निर्भर करती है? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा, अगर आप में से किसी को पता है तो। यानी उपरोक्त सभी पर करती है दोस्तों। सबसे पहले जान लीजिए हिस्टैरिसीस सारणी क्या होती है, जिसको हिस्टैरिसीस लॉस बोला जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा। लोहे आदि चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने में जो वैद्युतिक शक्ति की खपत होती है उसे ही हिस्टैरिसीस सारणी बोला जाता है। और ये अधिकतम फ्लक्स घनत्व पर, प्रयुक्त लोहे के आयतन उसकी ग्रेड पर, चुंबकीय उत्क्रमण की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, स्पष्ट हो ही गई बात, क्योंकि लोहे आदि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको बार बार चुंबकित और विचुंबकित यानी उनके साथ मैग्नेटिक परिपथ को जुड़ने और तोड़ने के कारण जो ऊर्जा खपत होती है तो उसी को हिस्टैरिसीस सारणी बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। यह भी महत्वपूर्ण है। अब बात आती है दोस्तों डीसी मशीन में। जो डीसी मशीन होती है उसमें लोहे हानियों के प्रभाव से क्या होता है? दक्षता में कमी होती है, या कोर की अत्यधिक उष्णता होती है, या उपरोक्त दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है। डीसी मशीन में लोहे हानियों के बारे में पूछा गया है, क्या प्रभाव होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उपरोक्त दोनों होती है। एक तो दक्षता में कमी आती है, दूसरी कोर की अत्यधिक उष्णता होती है, यानी गर्म होती है कोर। समझे आगे होगा आप सभी को। तो दोस्तों पार्ट 1 हमने कर लिया है, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आज की क्लास आपको कितने % अच्छी लगी। सभी वोटिंग जरूर करना इस क्वेश्चन की, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े। हम आपके लिए पार्ट 2 लेके आए, इस चैप्टर का पार्ट 3 भी लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, पूरा निचोड़ करवा दूंगा मैं आपको हर क्वेश्चन को, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। बने रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल अजू एजुकेशन लाइव के साथ। और आप सभी का प्यार दोस्तों इसी प्रकार से बना रहे। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जो नया कैंडिडेट है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े। शेयर कीजिए, आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, या आप फेसबुक चलाते हैं तो उसमें भी शेयर कर सकते हैं। नया भारत, नई सोच। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका भरोसा, हमारा साथ दोस्तों।